मीरा खुश थी कि उसकी किताब उसे वापस मिल चुकी थी। वो वहीं बैठकर उसे देखने लगी। बड़ी सफाई से एक एक पेज जोड़ा गया था। कुछ देर बाद निधि आई तो मीरा को खुश देखकर पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। देखो हमारी किताब। मीरा ने किताब निधि के सामने करते हुए कहा। अरे वाह, ये कैसे हुआ? निधि ने चहकते हुए कहा। जब हम ऊपर आए तो अर्जुन जी यहाँ से निकल कर गए थे, शायद उन्होंने किया हो, मीरा ने कहा। वाओ, सो स्वीट ऑफ हिम। मुझे तो पता ही नहीं था अर्जुन भैया ऐसा कुछ भी करते हैं, निधि ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मीरा ने कहा। आई थिंक अर्जुन भैया लाइक्स यू, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कुछ भी बोल रही हो? उन्होंने तो बस नॉर्मली हमारी हेल्प की है यार, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने परेशान होकर कहा। यार कितना अच्छा होगा तुम मेरी भाभी बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाओगी, निधि ने ख्यालों का पुलाव बनाते हुए कहा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने झुंझला कर कहा। पर निधि को तो उसे छेड़ने में मजा आ रहा था। उसने कहा, कल ही घर में सबको बताती हूँ अर्जुन भैया के बारे में, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, मीरा ने नाराज होते हुए कहा और उठकर दरवाजे की ओर गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से आते अर्जुन से टकरा गई। निधि, तुमने मेरे लैपी का चार्जर, अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा, लेकिन आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने मीरा को देखा और कहा, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कहते हुए अर्जुन मीरा के सामने से हटा और निधि की ओर आकर कहा, लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? निधि शरारत से दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ से टेबल पर रखे चार्जर की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने उठाया और लेकर बाहर निकल गया। मीरा ने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आकर खामोशी से बेड पर बैठ गई। निधि उसके पास आई और कहा, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब मुस्कुरा भी दे। मीरा को चुप देखकर निधि ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया और आखिरकार मीरा हंस पड़ी। दोनों सहेलियां साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी। अगले दिन दोनों साथ साथ कॉलेज चली गई। मीरा धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगी थी। दादी माँ के पास बैठकर तो वो हमेशा कोई ना कोई कहानी सुना करती थी। घर में उसे सब पसंद करते थे। रघु भी दीदी दीदी कह के उसके हर काम कर देता था। बस एक अक्षत ही था जिससे मीरा बचती रहती थी। संडे शाम मीरा परेशान सी कमरे के बाहर हॉल में हाथ में किताब लिए यहाँ से वहाँ घूम रही थी। निधि जैसे ही ऊपर आई, मीरा को देखकर उसके पास आ गई और कहा, क्या हुआ? मीरा ने निधि को बुक का एक चैप्टर दिखाकर कहा, ये समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, लाओ मैं समझाती हूँ, कहकर निधि ने बुक ली और चैप्टर देखने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वो तो सच में टफ था। उसने मीरा की ओर देखा और मासूमियत से कहा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता। कल सर से पूछ लेंगे, मीरा ने कहते हुए बुक वापस लेनी चाहिए, लेकिन निधि ने कहा, वेट, अर्जुन भैया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो समझा देंगे। मीरा उसे रोक पाती इससे पहले ही निधि ने उधर से गुजरते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन भैया जरा सुनिए। निधि की आवाज सुनकर अर्जुन वहां आया और कहा, हाँ निधि, वो मीरा को एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप समझा देंगे प्लीज, निधि ने बड़े प्यार से कहा। मीरा की बात हो और हमारे अर्जुन भैया मना कर दे, ऐसा भला हो सकता है क्या? अर्जुन तुरंत मान गया और मीरा से किताब लेकर देखते हुए कहा, ये तो बहुत इजी है, आइए। निधि, तुम्हें भी तो टॉपिक समझ नहीं आया था ना, चलो तुम भी देख लो। कहते हुए मीरा निधि को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई और तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। अक्षत अपने कमरे में था। संडे को वो कहीं नहीं जाता था। वो तीनों उसके रूम से कुछ ही दूर बैठे थे। उनकी आवाज से अक्षत की नींद टूट गई। वो बाहर आया, तीनों को साथ देकर वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से तीनों का ध्यान उस ओर चला गया। अर्जुन एक बार फिर उन्हें समझाने में लग गया कि तभी उसका फोन बजा। एक्सक्यूज मी कहकर अर्जुन उठा और कुछ देर जाकर फोन पर बात करने लगा। अर्जुन, हेलो हेलो, अर्जुन व्यास बात कर रहे हैं? अर्जुन, जी हाँ कहिए। अर्जुन जी, बिजनेस में आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ, क्या हम अभी मिल सकते हैं? अर्जुन, अभी? लेकिन आज संडे है और ऑफिस भी बंद है, क्या हम कल मिले?
अर्जुन जी, सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग काफी होगी, वैसे भी आज रात मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा, जिसका ध्यान किताब में ही था। मीरा को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं हुआ। उसने कहा, सॉरी, आज नहीं मिल सकते। कहते हुए अर्जुन जैसे ही फोन रखने को हुआ, दूसरी ओर से आवाज आई, प्लीज प्लीज फोन मत काटना, देखो पूरे 100 करोड़ की डील है। अर्जुन सोचने लगा और फिर कहा, कहाँ मिलना है? एड्रेस मैं आपको मेल कर दूंगा। कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया। अर्जुन निधि और मीरा के पास आया और कहा, आई एम सो सॉरी, किसी मीटिंग की वजह से मुझे भी निकलना होगा, मैं आकर समझाता हूँ। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, आपको जाना चाहिए, काम पहले है, मीरा ने सहजता से कहा। अर्जुन निधि और मीरा को सॉरी बोलकर निकल गया। तैयार होकर वो बाहर आया कि तब तक सामने वाली पार्टी का मैसेज भी आ चुका था। अर्जुन ने नीचे जाते हुए मैसेज देखा। लोकेशन बहुत दूर की थी, आने जाने में 3-4 घंटे लग जाने थे, लेकिन अर्जुन उसे हाँ कर चुका था, इसलिए उसे जाना पड़ा। उधर निधि और मीरा खुद से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब ऊपर से जा रहा था। यार, ये इतनी बोरिंग किताबें कौन लिखता है, मुझे तो इन्हें देखकर ही चक्कर आ रहा है। निधि ने अपनी बुक बंद करके रखते हुए कहा। अर्जुन जी तो चले गए, अब ये कैसे पढ़े? मीरा ने भी अपनी किताब बंद करते हुए कहा। तभी अक्षत अपने कमरे से निकला। घूमते घामते वो निधि के पास आया और कहा, और मोटो, क्या हो रहा है? अक्षत प्यार से निधि को हमेशा इसी नाम से बुलाया करता था। टॉपिक समझने की कोशिश, लेकिन अर्जुन भैया को फोन आया और वो चले गए। निधि ने उदास होकर कहा, तुम उस डफर से पूछ रही थी, उनके खुद के असाइनमेंट्स मैं करता था कॉलेज में। अक्षत ने शेखी बखारते हुए कहा। वो अच्छा पढ़ा रहे थे, मीरा ने धीरे से कहा। ओह रियली, सो टेल मी, क्या समझ आया? अक्षत ने कहा। अक्षत के इस सवाल पर दोनों चुप हो गई। सच तो ये था, अर्जुन ने अब तक उन दोनों को जो समझाया वो सब उनके ऊपर से ही गया था, क्योंकि अर्जुन एक बिजनेस पर्सन था और उसके बात करने का तरीका भी वैसा ही था। दोनों को चुप देखकर अक्षत जाने लगा तो निधि बोल उठी, अच्छा, आपको ज्यादा आता है तो आप ही समझा दो। अक्षत रुका और पलटकर वापस आया। उसने सामने पड़ी मीरा की किताब उठाई और टॉपिक पढ़ने के बाद खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन जो 15 मिनट में नहीं समझा पाया, वो अक्षत ने 3 मिनट में समझा दिया। मीरा को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि अक्षत जैसा कॉम्प्लिकेटेड बंदा इतना टैलेंटेड है। अक्षत ने आगे समझाते हुए निधि से कहा, 1 कप कॉफी। निधि को तो बस पढ़ाई से बचने का बहाना चाहिए था, इसीलिए उसने जल्दी से उठते हुए कहा, हाँ भाई, मैं अभी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लाती हूँ। मीरा उसे रोक सकती, इससे पहले वो वहाँ से चली गई। अक्षत और मीरा अकेले थे, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। अक्षत ने बुक उठाई और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगा। मीरा की नजर उस पर गई, वो बड़े गौर से किताब को देख रहा था। मीरा की आंखें उसके चेहरे पर जम सी गई। कितना मासूम दिखता था अक्षत जब खामोश रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। अक्षत ने किताब टेबल पर रखकर मीरा की ओर देखे बिना कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकली समझना होगा, जैसे कि नॉर्मल लाइफ से कोई एग्जाम्पल ले लो। कहते हुए वो उसे चैप्टर के बारे में समझाने लगा। मीरा बड़े ध्यान से कभी किताब तो कभी अक्षत को देखती। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, मीरा पलके झपका रही थी। अक्षत ने बड़ी आसानी से उसे सब समझा दिया। जब बैठे बैठे थक गया तो खड़े होकर इधर उधर घूमते हुए मीरा को लाइंस समझाने लगा। मीरा भी सब इम्पोर्टेंट लाइंस को लिखते जा रही थी। एक जगह लाइंस ऐसी थी कि अक्षत रुक गया और खामोश हो गया। मीरा ने उसकी ओर देखा तो उसने वो लाइन छोड़कर आगे पढ़ाना शुरू किया। मीरा की नजर उस छोड़ी हुई लाइन पर गई तो वो मुस्कुरा उठी और कहा, रहने दीजिए, इसके आगे का हम खुद से पढ़ लेंगे। अक्षत ने बुक बंद करते हुए कहा। निधि अभी तक कॉफी लेकर नहीं आई थी। अक्षत ने सीढ़ियों की ओर देखा और कहा, कामचोर लड़की। मीरा ने देखा अक्षत अपनी कॉफी के लिए ऐसा बोल रहा है तो उसने कहा, हम ले आते हैं। क्या? अक्षत ने कहा। कॉफी आपके लिए? मीरा ने कहा। तुमसे किसने कहा मुझे कॉफी पीनी है? अक्षत ने कहा। आपने निधि को इसीलिए तो भेजा था? मीरा ने कहा। कहा था, पर अब मन नहीं है। अक्षत ने कहा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आप कोई खुद का इंस्टीट्यूट शुरू क्यों नहीं करते? मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा की किताब उठाई और उसके सामने करके कहा,
ये क्या है? किताब है, मीरा ने कहा। तो अपना दिमाग इसमें लगाओ, मुझ में नहीं, अक्षत ने कहा और किताब उसके हाथ में थमा दी। तभी पीछे से निधि आ गई। अक्षत चला गया तो मीरा ने गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, सड़ू। कौन? निधि ने कहा। तुम्हारा ये भाई और कौन? ये क्या हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? मीरा ने खींचते हुए कहा। उसका कुछ कह नहीं सकते मीरा, वो कब खुश होता है कब गुस्से में, कभी कभी तो लगता जैसे वो मेरा और अर्जुन भैया का भाई है ही नहीं, निधि ने कहा। मीरा को खामोश देखकर निधि ने कहा, अरे छोड़ो, तुम क्या खामखा उस गधे के लिए अपना मूड खराब कर रही हो, चलो नीचे चलते हैं। निधि और मीरा नीचे चली आई। मीरा ने देखा अक्षत डाइनिंग टेबल पर बैठा फोन में व्यस्त था। मीरा किचन में चली आई। राधा को कॉफी बनाते देखकर मीरा ने कहा, आंटी दीजिए, हम बना देते हैं। मैं बना देती हूँ, उसे किसी और के हाथ की कॉफी पसंद नहीं आती है, राधा ने प्यार से कहा। आप बताइए, हम वैसे बना देंगे, मीरा ने कहा तो राधा ने कप उसे थमा दिया। मीरा राधा से बात करते हुए कॉफी बनाने लगी। कॉफी तैयार हुई तो राधा ने कहा, आंसू बाहर ही होगा, तुम उसे दे आओगी प्लीज? कहकर मीरा बाहर चली आई। उसने कॉफी का मग अक्षत के सामने रखा तो अक्षत ने कहा, ये किस लिए? अभी कुछ देर पहले आपने हमें अपना वक्त दिया तो उसके बदले में हमने कॉफी बना दी। हमें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, मीरा ने नजरें नीची किए हुए कहा। अक्षत मीरा को देखने लगा तो मीरा ने कॉफी की ओर इशारा करके कहा, ये क्या है? कॉफी, अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा। तो इसमें ध्यान दीजिए, हम में नहीं, मीरा ने फुल एटीट्यूड में कहा, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले अक्षत ने कहा था। अक्षत मन ही मन मुस्कुरा उठा तो मीरा ने कहा, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मीरा वहां से हॉल की ओर बढ़ गई। अक्षत ने मग उठाया और एक घूंट पीकर कहा, मिस मीरा। मीरा जी? अक्षत के मुंह से मीरा जी सुनकर मीरा हैरानी से पलटी तो अक्षत ने मग को दिखाते हुए कहा, नाइस कॉफी, थैंक यू। मीरा को अक्षत का ये नया रूप कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहां से चली गई। रात के खाने पर सभी मौजूद थे। तभी अर्जुन परेशान सा बाहर से आया। उसे परेशान देखकर विजय ने कहा, क्या हुआ अर्जुन, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस के काम से गया था पापा, अर्जुन ने कहा। पर आज तो संडे है बेटा, विजय ने कहा। हाँ पापा, लेकिन कोई क्लाइंट था, मुझे बुला लिया और खुद वहां आया ही नहीं। पूरे 4 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, अर्जुन ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा। अरे रे, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ, है ना भैया? अक्षत ने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुझे तो बहाना मिल गया मजाक उड़ाने का, बाहर निकल कर कुछ करो तो समझ आएगा, अर्जुन ने खींचते हुए कहा। अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करो, खाना खाओ, राधा ने बीच में कूदते हुए कहा। सभी खाना खाने लगे। अर्जुन को मीरा की हेल्प नहीं करने का मलाल था, लेकिन मीरा को हंसता मुस्कुराता देखकर वो ये मलाल भूल गया। अगले दिन मीरा और निधि कॉलेज में थी। एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से दोनों को शाम तक वहीं रुकना पड़ा। शाम को राधा ने अक्षत से उन्हें ले आने को कहा। अक्षत गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। वहाँ क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ लड़कियाँ, निधि और मीरा ही बची थी। बाकी सब अपने घर जा चुकी थी। धीरे धीरे वो भी जाने लगी। अब सिर्फ 5 लड़कियां बच गई थी, जिनमें निधि और मीरा भी थी। कुछ टीचर्स थे जो कि स्टाफ रूम में मौजूद थे। 5 लड़कियां एक खाली क्लास में बैठी थी। तभी निधि ने कहा, यार बड़ी बोरियत हो रही है। हाँ यार, सुबह से पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, कोई एंटरटेनमेंट भी तो नहीं है यहाँ, एक लड़की ने कहा। मीरा तुम ही कुछ सुना दो यार, दूसरी लड़की ने कहा। हम क्या सुनाए, मीरा ने कहा। मीरा, वो जो गुनगुनाती रहती हो ना तुम कभी कभी, वो सुना दो ना प्लीज, निधि ने कहा। यहाँ कैसे, मीरा ने झिझकते हुए कहा। यहाँ कौन है, सिर्फ हम लोग ही तो है, प्लीज यार सुनाओ ना, कुछ तो बोरियत कम हो, रागिनी ने कहा। प्लीज मीरा, चारों ने एक साथ कहा। अच्छा ठीक है, सुनाते हैं, कहकर मीरा ने आंखें बंद कर ली तो निधि ने कहा, तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? जो गाने वाले हैं जब तक उसे महसूस नहीं करेंगे तब तक गाएंगे कैसे, मीरा ने कहा। मीरा तुम्हें जैसे गाना हो गा सकती हो, निधि तू बीच में मत बोल, गाने देना उसे, रागिनी ने कहा। तो मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल, आवारगी
छाने लगी, सांसों में खुशबू आने लगी, दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आखिरी लाइन गाते हुए जैसे ही मीरा ने आंखें खोली, नजर दरवाजे पर खड़े अक्षत की नजरों से जा टकरा गई। मीरा का दिल धड़का, वो जल्दी से टेबल से उठी और सिमट कर खड़ी हो गई। अक्षत ने वही खड़े खड़े निधि से कहा, घर चले? कहकर अक्षत वहां से चला गया। निधि मीरा को लेकर जाने लगी तो तीनों लड़कियां भी उनके साथ साथ दरवाजे तक चली आई। अक्षत ने उन्हें देखकर कहा, तुम बाकी सब घर कैसे जाओगी? घर से कोई लेने आ जाएगा, रागिनी ने कहा। चलकर गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, अक्षत ने कहा और गाड़ी की ओर बढ़ गया। सभी आकर गाड़ी में बैठ गई, बाकी चार पीछे और मीरा आगे अक्षत के साथ। अक्षत ने पहले उन तीनों को घर छोड़ा और फिर गाड़ी अपने घर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए निधि ने कहा, भाई आप भी अजीब हो ना। उस दिन जब मेरी फ्रेंड रागिनी ने आपसे लिफ्ट मांगी थी तो आपने मुंह पर मना कर दिया था और आज खुद उन्हें घर तक छोड़कर आए हो। कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, अक्षत ने सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए कहा। जब उसने लिफ्ट मांगी थी तब वो अकेली थी और उस वक्त सुबह थी, वो आराम से घर जा सकती थी। आज जहाँ वो लोग थे उसके बाहर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। इस वक्त अकेले घर जाती, घर वालों के आने का इंतजार करती, परेशान होती। बस इसीलिए उन सबको घर तक छोड़ दिया। अरे वाह भाई, अच्छा वैसे मेरी सभी दोस्त कैसी लगी आपको? निधि ने कहा। बोरिंग और कुछ तो अकड़ू भी हैं। कहते हुए अक्षत ने मीरा की ओर देखा और फिर सामने देखने लगा। निधि रास्ते भर कुछ न कुछ बोलती रही। अंधेरा होने लगा था। गाड़ी घर के पोर्च में जैसे ही आकर रुकी, अक्षत ने ब्रेक लगाया। मीरा का सर आगे आया, सर डैशबोर्ड से टकराता इससे पहले अक्षत ने अपना हाथ आगे कर दिया। अक्षत की छुअन मीरा को ठंड का एहसास करा गई। मीरा ने खुद को संभाला और नीचे उतर गई। तीनों अंदर आकर चले आए। फ्रेश होकर सबने खाना खाया। रात में सोते हुए मीरा के दिमाग में अक्षत की बातें ही घूम रही थी। उसे अक्षत कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल में वो रूठ, सेल्फिश, गुस्सैल दिखता तो अगले ही पल वो कुछ ऐसा करता कि बहुत ही मासूम बन जाता। अक्षत के बारे में सोचते सोचते आधी रात हो चुकी थी, पर मीरा किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज अक्षत ने जो उन लड़कियों के लिए किया, उसके बारे में सोचकर मीरा के मन को अच्छा लगा। अक्षत में कुछ तो खास था। सोचते हुए मीरा की आंख लग गई। अगली सुबह मीरा जल्द ही उठ गई। उसने बगीचे में पौधों में पानी देने में रघु की मदद की, दादाजी के लिए चाय बनाई, दादी माँ के साथ मंदिर में पूजा की। इन सब से निपटकर जब किचन में राधा की मदद कर रही थी, तभी विजय हाथ में शर्ट लेकर आए और कहा, राधा मैंने कहा था ये शर्ट प्रेस करने को, तुम भूल गई। आज मीटिंग थी और उसमें ये सफेद शर्ट पहनना जरूरी था। भूल गई थी, अभी कर देती हूँ। कहते हुए राधा ने इडली के घोल से सने हाथों को जैसे ही धोना चाहा, मीरा ने कहा, हम कर देते हैं अंकल, लाइए हमें दीजिए। थोड़ा जल्दी करना बेटा, मुझे 10 मिनट में निकलना है, विजय ने शर्ट मीरा को देते हुए कहा और राधा की ओर पलटकर बोला, राधा मैं नाश्ता बाहर ही कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। विजय चले गए। मीरा भी शर्ट लेकर बाहर आई। वही हॉल में ही प्रेस टेबल लगा था। मीरा ने शर्ट प्रेस करके विजय को जैसे ही दी, दरवाजे पर डोरबेल बजी। एक बार जो बजी तो बजती ही गई। मीरा दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खोला। सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जिसने बिना स्लीव्स का टॉप और कटी फटी जीन्स पहनी थी। आंखों पर फैशन वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसके एक हाथ में पर्स था, दूसरे में मोबाइल। पैरों में हील्स वाले सैंडल और कानों में बड़े बड़े गोल इयररिंग्स थे। लड़की ने चश्मा उतारा और मीरा को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा,
दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो लड़की ने उसे साइड किया और अंदर चली आई। मीरा भी उसके पीछे पीछे अंदर आई। तब तक लड़की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली गई। निधि नीचे आई तो मीरा ने कहा, ये कौन है? निधि ने लड़की को देखा और ऊँघते हुए कहा, वो अक्षत भैया की गर्लफ्रेंड है, मोनालिसा। मीरा ने जैसे ही सुना मोनालिसा अक्षत की गर्लफ्रेंड है तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे सोचता देखकर निधि ने कहा, आओ बताती हूँ सब। निधि मीरा दोनों आकर सीढ़ियों पर बैठ गई तो निधि कहने लगी, भाई जब कॉलेज में थे तब से मोना हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन भाई ने कभी उसे भाव नहीं दिया। कॉलेज के आखिरी साल न जाने क्या हुआ, भाई उसके साथ वक्त बिताने लगे और धीरे धीरे वो भाई की गर्लफ्रेंड बन गई। घर में वो किसी को पसंद नहीं है, यहाँ तक कि रघु को भी नहीं। पता नहीं भाई को उसमें ऐसा क्या दिख गया। घर में सिर्फ मम्मा भी बस भाई की खुशी के लिए मोना से बात करती है, बाकी कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता। ऐसा क्यों? मीरा ने पूछा। देखा नहीं तुमने उसको? कितनी अजीब है वो, न कपड़े पहनने का ढंग न बात करने का। निधि ने मुंह बनाकर कहा। मीरा को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ ये जानकर कि घर में कोई भी मोना को पसंद नहीं करता। उसने निधि से कहा, अक्षत को वो क्यों पसंद है फिर? अक्षत भैया कहाँ नॉर्मल है, वो भी तो अजीब ही है। कभी कभी लगता है दोनों एक दूसरे के लिए सही है, झेल लेंगे एक दूसरे को, निधि ने कहा। ये सुनकर मीरा की खुशी पल भर में गायब हो गई और उसने चिढ़कर कहा, झेलने से तुम्हारा क्या मतलब है? जिंदगी क्या ऐसे कट जाएगी? क्या बात है, तुम्हें आज अक्षत भैया की बड़ी परवाह हो रही है। मोना के नाम से कहीं जल तो नहीं रही ना तुम? निधि ने छेड़ते हुए कहा। हम क्यों जलेंगे? जिस तरह के बदतमीज वो है ना, उनके लिए ये मोना ही ठीक है, मीरा ने कहा। इतना भी बुरा नहीं है यार, तुमने अभी उन्हें ठीक से जाना नहीं ना, इसीलिए बोल रही हो, निधि ने कहा। उन्हें जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास भी बहुत से काम है, मीरा ने चिढ़ते हुए कहा। ये चिढ़ और गुस्सा अक्षत की जिंदगी में मोना के आने से था या फिर किसी और वजह से, मीरा भी नहीं जानती थी। निधि बस खामोशी से उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। निधि को खामोश देखकर मीरा वहां से चली गई। मीरा के जाने के बाद निधि ने मन ही मन कहा, कुछ तो गड़बड़ है। निधि बेटा, वहां क्या कर रही हो? चलो चलकर नाश्ता करो, दादाजी ने पास से गुजरते हुए कहा। निधि उठी और दादाजी की बाह पकड़कर कहा, हाँ दादू चलिए, तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया। कहते हुए दादू और निधि नाश्ता करने आ गए। विजय पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे, अर्जुन भी साथ ही चला गया था। नाश्ते की टेबल पर सिर्फ दादा दादी, मीरा और निधि थे। राधा सबके लिए नाश्ता परोस रही थी। दादी ने देखा और कहा, बहू विजय और अर्जुन कहाँ हैं? माँ जी वो दोनों सुबह ही निकल गए, आप खाइए, राधा ने प्लेट उनकी ओर बढ़ाकर कहा। वो तो ठीक है, पर अक्षत कहाँ है? आज नाश्ता नहीं करेगा वो? दादी ने कहा। भाई ऊपर अपनी मोना के साथ बिजी है दादी माँ, निधि ने कहा तो राधा ने उसे घूर कर देखा और फिर दादी से कहा, शायद मोनालिसा आई होगी, ऊपर होगा, उन दोनों का नाश्ता मैं रघु के साथ ऊपर ही भिजवा दूंगी। उस लड़की का मुझे तो कुछ समझ नहीं आता राधा, माना उसकी दोस्त है, पर इस तरह घर आना जाना और अकेले में साथ रहना क्या सही लगता है तुम्हें? दादी ने सोचते हुए कहा। अरे तुम भी ना, बच्चे हैं, बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, दादाजी ने कहा। माँ जी आंसू को मोनालिसा पसंद है, ऐसे में आप और हम क्या कर सकते हैं? राधा ने सहजता से बिना किसी भाव के कहा। अक्षत को पसंद है, लेकिन उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं, ये तो तुम बता सकती हो ना बहू, दादी ने कहा। नाश्ता ठंडा हो रहा है माँ जी, आप लोग खाइए, मैं चाय लेकर आई। कहते हुए राधा माँ जी के सवाल को नजरअंदाज करते हुए वहां से चली गई। चारों चुपचाप नाश्ता करने लगे। मीरा के मन में कई सवाल थे कि आखिर ये जानते हुए भी कि मोना अक्षत के लिए ठीक नहीं है, फिर क्यों वो चुप थी। खैर सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी अक्षत और मोना वहां आए। मीरा की नजर उन दोनों पर गई तो अंदर ही अंदर उसे एक चुभन का एहसास हुआ। मोना ने अक्षत के हाथ में अपना हाथ डाला हुआ था और वो मोना से बिल्कुल चिपक कर चल रहा था। दोनों आकर नाश्ते के लिए बैठ गए।
राधा सबके लिए चाय ले आई। उसने सबको चाय दी और अक्षत मोना के लिए नाश्ता रखने लगी। राधा ने जो प्लेट अक्षत को दी थी, मोना ने उसे दोनों के बीच रखकर राधा से कहा, आंटी रहने दो, एक से खा लेंगे, है ना बेबी? अक्षत ने धीरे से कहा। राधा ने दूसरी प्लेट वैसे ही रख दी। वो भी बैठकर नाश्ता करने लगी। मीरा ने नजर भर मोना को देखा और मन ही मन कहा, इस सड़ू ने इसे पसंद किया है। सोचकर ही हंसी आ रही है। बिल्कुल बंदरिया लग रही है ये। ऊपर से हक तो ऐसे जमा रही है जैसे बीवी हो इनकी। मीरा को खोया देखकर निधि ने उसे कोहनी मारी तो मीरा को होश आया, वरना वो तो मोना को मन ही मन में कितनी गालियां ऑलरेडी दे चुकी थी। नाश्ता करते हुए मोना ने एक हाथ पर अक्षत का हाथ रख लिया। दादी माँ ने देखा तो उन्हें बहुत खराब लगा। वो नाश्ता बीच में ही छोड़कर चली गई। दादू और राधा समझ चुके थे लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा और निधि ने नाश्ता किया और दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते भर मीरा के दिमाग में अक्षत और मोना ही घूमते रहे। कॉलेज में क्लासेस खत्म होने के बाद मीरा बेंच पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। कुछ देर बाद चपरासी आया और एक लिफाफा मीरा को थमा दिया। मीरा को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये किसने भेजा होगा। एक माँ ही थी जो हर हफ्ते उसके लिए खत भेजा करती थी, पर अब माँ तो रही नहीं, तो फिर ये खत? मीरा ने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें एक चिट्ठी थी। मीरा ने चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय मीरू, मीरा की माँ सावित्री उसे हमेशा इसी नाम से बुलाया करती थी। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। जब तक तुम ये खत पढ़ोगी मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी। जाते जाते मैंने तुम्हारे लिए कई अनगिनत सवाल छोड़े हैं जिनका जवाब तुम भी जानना चाहती होगी। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर रखना नहीं चाहती थी मीरू, पर हालातों के आगे मजबूर होकर मुझे करना पड़ा। जिस लाइलाज बीमारी से मैं जूझ रही थी, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें उसके बारे में पता चले। मैंने हमेशा तुम्हें उसूलों में बांधे रखा। उनके पीछे की वजह तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी, इसका कोई अंदाजा मुझे नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम उतनी जल्दी हार नहीं मानोगी जितनी जल्दी मैंने मानी थी। तुम्हें एक बहुत बड़ा इंसान बनना है मीरा, और अपने सपनों को पूरा करना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये खत मिलने के 1 महीने बाद तुम्हें दूसरा खत मिलेगा जिसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम सोच रही हो अभी क्यों नहीं, माँ हूँ तुम्हारी। जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे एग्जाम्स होंगे और तुम्हें पढ़ने की बहुत जरूरत है। मन लगा कर पढ़ना मीरू, और हाँ, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी माँ सावित्री शर्मा। मीरा की आंखों से आंसू बहकर खत पर गिरने लगे। उसे समझ नहीं आया आखिर कौन से राज है जो माँ उसे बताना चाहती है। आज माँ उसके साथ ना होकर भी उसके साथ थी इन खतों के सहारे। लेकिन इन खतों का क्या मतलब है अब? मीरा सोच ही रही थी कि तभी निधि आई और उसके पास बैठते हुए कहा, यार आज तो बड़ा मजा आया पुनीत सर की क्लास में। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से खत को देखती रही। निधि ने देखा तो कहा, क्या हुआ और तुम्हारे हाथ में क्या है ये, दिखाओ। कहते हुए उसने मीरा के हाथ से खत लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते हुए निधि के चेहरे के भाव एक जैसे ही थे, लेकिन आखिर में भेजने वाले का नाम पढ़कर उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने मीरा से कहा, ये खत आंटी ने भेजा है? बहुत पहले भेजा था जब वो जिंदा थी, पर आज मिला है। मीरा ने भारी आवाज के साथ कहा। आंसुओं की वजह से उसका गला रूंध गया था। निधि को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मीरा से कहा, मीरा तुम तो राजपूत हो ना, फिर आंटी ने अपने नाम के आगे शर्मा क्यों लिखा है? यही बात तो हम जानना चाहते हैं निधि, कि हम राजपूत क्यों हैं। हमारे अंदर राजपूतों वाले गुण ना होने के बाद भी हमारे नाम के आगे राजपूत लगता है। क्या तुमने कभी देखा है ऐसा राजपूत जो हर बात पर डरता है, सहमता है, दूसरों पर निर्भर रहता है? हम तो ऐसे ही हैं निधि। ये सब क्यों है, माँ ने क्यों हमसे छुपाया, हम नहीं जानते। कहते हुए वो सिसक पड़ती है। निधि उसे संभालते हुए कहती है, लेकिन जल्द ही तुम्हें इन सब के बारे में पता चल जाएगा ना मीरा। जैसे आंटी ने खत में लिखा है,
और किसने कहा तुम राजपूत नहीं हो? तुम ना तो डरपोक हो, ना ही दूसरों पर निर्भर। तुम्हारे हाव भाव, बात करने का तरीका, तुम्हारा हर चीज को देखने का नजरिया, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी पर्सनालिटी राजपूतों वाली ही है। बस तुम थोड़ी शांत वाली लड़की हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम राजपूत नहीं हो। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा निधि, मीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। फिलहाल कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे और टॉप में आएंगे। आगे का आगे देखेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। निधि ने मीरा को गले लगाते हुए कहा और मन ही मन सोचने लगी, अभी तुमसे इस बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं होगा मीरा, क्योंकि एग्जाम सर पर है और तुम इन बातों में उलझ कर रह जाओगी, जिसका सीधा सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ेगा। मामला बहुत पेचीदा है। तुम्हारा अतीत शायद ऐसा है जो तुम्हें हिला कर रख देगा, और इस वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मीरा। मीरा को कुछ राहत मिली तो वो निधि से दूर हुई और कहा, तुम बहुत अच्छी हो निधि। क्या सच में? निधि ने चहक कर कहा, हाँ सच में। तुमने हमारे लिए जो किया है हम कभी नहीं भूल सकते। मीरा ने कहा, तुम फिर शुरू हो गई। मीरा, हम दोस्त हैं ना, और दोस्ती में ये सब चलता है। अच्छा, विनीत के बारे में तुमने क्या सोचा है? निधि ने कहा, हमें वो पसंद नहीं है निधि। मीरा ने कहा, मतलब तुम्हारा मेरी भाभी बनना पक्का? निधि ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या? मीरा ने शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही, चलो घर चलते हैं। कहते हुए निधि मीरा का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और दोनों कॉलेज से बाहर आ गई। घर आकर दोनों ने खाना खाया और उसके बाद निधि अपने कमरे में चली गई। मीरा बाहर बगीचे में आकर बैठ गई। दादी को अकेला बैठा देखकर मीरा उनके पास आई और कहा, दादी माँ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? अरे मीरा, आओ आओ बैठो, दादी ने चौंकते हुए कहा। मीरा नीचे उनके पास सीढ़ी पर बैठ गई और कहा, अब बताइए, आप यहाँ? बस ऐसे ही, थोड़ा मन परेशान था ना, तो यहाँ चली आई। इन पेड़ पौधों को देखकर मन को अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ चली आई, दादी ने कहा। और आपका मन क्यों परेशान है? मीरा ने अपनेपन से कहा। सुबह जो लड़की घर आई थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तो वो घर आ जाती है। राधा भी उसे कुछ नहीं कहती है, दादी ने चिढ़ते हुए कहा। दादी माँ, वो अक्षत जी की निजी जिंदगी है। उन्होंने जब खुद उन्हें चुना है तो आप और आंटी क्या कर सकती हैं? मीरा ने कहा। ऐसा नहीं है मीरा, अक्षत की चॉइस ऐसी कभी नहीं हो सकती, दादी ने कहा। दादी माँ, वैसे देखा जाए तो हो भी सकती है। वो इतनी अकड़ू और सड़ू है ना, उनके लिए तो मोनालिसा ही ठीक है। मीरा ने पहली बार दादी के सामने अपने मन की बात कह दी। दादी मुस्कुराई और कहा, तुम उसे समझ नहीं पाई। वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखता है। मतलब? मीरा ने हैरानी से कहा। मतलब ये कि अक्षत को आज तक कोई नहीं समझ पाया। उसे समझ पाना इतना आसान भी नहीं है मीरा। वो शांत रहने वाला लड़का है, ज्यादा बात नहीं करता। उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सादगी को ज्यादा पसंद करता है। पता नहीं मोना जैसी एडवांस लड़की को उसने कैसे पसंद कर लिया। बचपन में जब मैं उसे कहानियां सुनाती थी तो वो हमेशा कहता था, दादी, मेरे लिए जो राजकुमारी आएगी ना, देखना वो इतनी सुंदर होगी कि उसे हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन वो तो मेरी होगी। पगला, उसे कभी अपनी बात को लफ्जों में कहना ही नहीं आया। बचपन में बहुत जिद्दी था। जो उसका था उसे कभी किसी और का होने नहीं देता था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ सब बदल गया। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, चिंता मत कीजिए दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी जिंदगी में उनकी राजकुमारी जरूर आएगी जो कि सबसे खूबसूरत होगी। दादी भी मुस्कुरा उठी और कहा, तूने खाना खाया? हाँ दादी माँ, और कुछ ज्यादा ही खा लिया। देखो, मीरा ने अपना पेट दिखाते हुए कहा तो दादी उसके इस बचपने पर हंस पड़ी। मीरा भी साथ साथ हंसने लगी। मीरा हंसती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। जब वो हंसती तो उसकी आंखें बंद हो जाती और उसके होंठों के पास गड्ढे पड़ जाते जो कि बहुत ही प्यारे लगते। मीरा दादी के पास बैठकर उन्हें कॉलेज के बारे में बताने लगी। दादी को मीरा बहुत अच्छी लगती थी। उसकी सादगी, उसका प्यार से बात करना दादी को बहुत भाता था। कुछ देर बाद दोनों अंदर चली आईं। दादी माँ अपने कमरे में चली गई और मीरा किचन में राधा के पास चली आई।
मीरा ने हिम्मत करके कहा, आंटी आपसे कुछ पूछ सकते हैं? मोनालिसा के बारे में, राधा ने पलट कर कहा। आपको कैसे पता? क्या आपको भी वो पसंद नहीं है? मीरा ने झिझकते हुए कहा। मेरे पसंद होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, बच्चों की खुशी में ही सबकी भलाई है। कहते हुए राधा फिर से काम में लग गई। मीरा उनके पास आई और कहा, लेकिन ऐसी खुशी का क्या आंटी जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह उदासी ले आए? मीरा ने ये पूछकर राधा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। राधा काम करते करते रुक गई और कहा, कुछ रिश्ते और कुछ लोग हमारे ना चाहने के बाद भी हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं, जिन्हें ना हम छोड़ सकते हैं ना ही साथ रख सकते हैं। सॉरी आंटी, मुझे आपसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था, मीरा ने उदास होकर कहा। इट्स ओके, एक काम करोगी? राधा ने कहा। जी बताइए ना, मीरा ने कहा। अक्षत ऊपर है, उसके लिए एक कप कॉफी बना दोगी? राधा ने कहा। कहते हुए मीरा प्लेटफॉर्म की ओर गई और कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाते हुए मीरा सोचने लगी, दादी सही कहती है, इस घर में हम किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा है। हमने खामखा आंटी को पूछकर परेशान कर दिया। हे शिव भगवान, सब ठीक कर दो ना इस घर में प्लीज। आज अक्षत के लिए कॉफी बनाते हुए मीरा को जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने कॉफी बनाई और राधा को दी तो राधा ने कहा, एक काम और कर दो, इसे अक्षत को दे आओगी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कॉफी का मग लेकर ऊपर आ गई। अक्षत के कमरे के सामने आकर वो रुक गई। अंदर जाए या ना जाए सोचने लगी और फिर आधे खुले दरवाजे के अंदर झांक कर देखने लगी कि वो वहाँ है या नहीं। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा डर कर जैसे ही पीछे पलटी, पीछे खड़े अक्षत से टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी कॉफी अक्षत के हाथ पर आ गिरी तो वो धीरे से चीखा, आउच। मीरा ने देखा कॉफी अक्षत के हाथ पर गिरी है तो उसने कप नीचे रखा और कहा, आई एम सॉरी, वो गलती से गिर गई, आई एम सॉरी। मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो? अक्षत ने हाथ को फूंक मारते हुए कहा। वो आंटी ने कॉफी भिजवाई थी, मीरा ने धीरे से कहा और फिर अक्षत के हाथ की ओर देखकर कहा, आप बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। अक्षत को हाथ पर कॉफी की जलन महसूस हो रही थी, साथ ही मीरा की बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था। वो वही कमरे के बाहर पड़े सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद मीरा आई और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने ट्रे नीचे रखा और अक्षत का हाथ पकड़कर उसे ठंडे पानी के बर्तन में डुबो दिया। अक्षत को कुछ आराम मिला, लेकिन कॉफी गर्म होने की वजह से हाथ की त्वचा लाल हो चुकी थी। पानी से बाहर निकालते ही जलन फिर से होने लगी तो उसने वापस हाथ पानी में रख लिया। मीरा ने हाथ वापस निकाला और फूंक मारते हुए अपने दुपट्टे से उसे पोंछने लगी। अक्षत खामोशी से मीरा को देखता रहा। मीरा ने हाथ को सुखाया और फिर दवा लेकर धीरे धीरे उसके हाथ पर लगाने लगी। हाथ जले नहीं, इसीलिए वो फूंक मारती जा रही थी। अक्षत ने देखा बालों की एक बड़ी लट उसके गालों पर झूल रही थी, जिसे मीरा बार बार अपने कंधे से साइड करने की कोशिश करती और वो जिद्दी सी लट वापस उसके गालों पर झूलने लगती। ना चाहते हुए भी अक्षत का हाथ मीरा के गाल की ओर बढ़ गया। उसने अपनी उंगलियों से मीरा के बालों को कान के पीछे कर दिया। मीरा ने खामोशी से अक्षत की ओर देखा तो अक्षत दूसरी ओर देखने लगा। दवा लगाने के बाद मीरा ने कहा, थोड़ी देर जलेगा फिर ठीक हो जाएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा को देखता रहा। उसका इस तरह मीरा को देखना मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ा गया। उसने उठते हुए कहा, हम आंटी जी से कहकर आपके लिए दूसरी कॉफी बनवा देते हैं। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने पीछे से कहा, एक्सक्यूज मी, कॉफी तुम बना कर लाओगी अपने हाथों से, और वो भी जल्दी। मीरा पलटी तो अक्षत अपने हाथ को देख रहा था। मीरा बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई तो देखा अक्षत वही सोफे पर लेटा सो चुका था। मीरा ने देखा तो धीमी आवाज में कहा, अजीब इंसान है, हमसे कॉफी बनवाकर खुद सो गए। ये तो ना फुल टॉर्चर है हमारे लिए। अब कॉफी का क्या करे? जी तो कर रहा है यही कप दे मारे जोर से इनके सर पर। खैर हम ही पी लेते हैं। मीरा ने एक घूंट भर कर कहा, यक, इससे अच्छी तो अदरक वाली चाय होती है। कहते हुए मीरा ने कॉफी से भरा कप वही टेबल पर रखा और वहाँ से चली गई।
मीरा कॉफी का मग टेबल पर रखकर चली गई। अक्षत अधखुली आंखों से सब देख रहा था। वो उठकर बैठ गया। उसकी नजरें सामने पड़ी जूठी कॉफी पर थी। तभी अर्जुन वहां आया और बैठते हुए कहा, वाओ कॉफी। अक्षत उसे कुछ कहता या रोकता, इससे पहले ही अर्जुन ने वो कॉफी हाथ में उठाकर होठों से लगा ली और पीकर कहा, नाइस कॉफी, तूने क्यों नहीं पी? आपने पीने कहा थी, वैसे आज आप इतनी जल्दी? पापा ने ऑफिस से निकाल दिया क्या? कहकर अक्षत खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। बैड जोक। मीटिंग खत्म हो चुकी थी तो सोचा क्यों ना थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। अर्जुन ने कॉफी पीते हुए कहा, आपको नहीं लगता आजकल आप फैमिली को कुछ ज्यादा ही टाइम देने लगे हैं? अक्षत ने शरारत से कहा। वो सब छोड़, ये बता आगे का क्या सोचा है? अर्जुन ने कहा, ग्रेजुएशन तो हो चुका, सोच रहा हूँ LLB कर लूं। आपका क्या ख्याल है? अक्षत ने कहा, अच्छा आइडिया है। कब से शुरू कर रहा है? अर्जुन ने कहा, बस 2 महीने बाद ही कॉलेज में क्लासेस शुरू हो जाएगी। अक्षत ने कहा, तब तक क्या करेगा? अर्जुन ने सवाल किया। तब तक आराम करूंगा, फैमिली को टाइम दूंगा आपकी तरह। कहते हुए अक्षत एक बार फिर शरारत से मुस्कुराया। तू इन 2 महीनों में ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? तुझे पापा के काम की नॉलेज भी हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, नो वे, मुझे कोई शौक नहीं है रोज सुबह ऑफिस जाने का। आपकी ये बोरिंग जॉब आपको ही मुबारक। अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी मर्जी। कहते हुए अर्जुन उठा और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में टी शर्ट और ट्राउजर पहने वापस आया और बिना अक्षत की ओर देखे नीचे चला गया। अक्षत टेबल पर ही रखे खाली ग्लास को देखता रहा और फिर वापस सो गया। इस बार उसे सच में नींद आ गई। घूमते घामते मीरा वापस ऊपर आई तो अक्षत को सोए हुए पाया। ठंड की वजह से अक्षत सिमटा हुआ था तो मीरा अपने कमरे में गई और वहां से कंबल उठा लाई। उसने कंबल अक्षत को उड़ा दी। अक्षत के लिए उसके मन में ये भाव क्यों थे वो खुद नहीं जानती थी, पर उसे ये सब करना अच्छा लगने लगा था। मीरा झूठा कप उठाकर नीचे चली आई। रात के खाने के वक्त सभी मौजूद थे सिवाय अक्षत के। अक्षत कहाँ है? विजय ने सवाल किया। अंकल वो ऊपर सो रहे हैं, जवाब मीरा ने दिया। इस वक्त ये कोई सोने का टाइम है? राधा, जाकर उठाओ उसे और नीचे आने को कहो। उसकी मन मर्जियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, विजय ने कठोर स्वर में कहा। नींद में उठाऊंगी तो वो गुस्सा होगा। आप सब खाइए, वो बाद में खा लेगा, राधा ने शांत लहजे में कहा। बात खाने की नहीं है, आपके लड़के की गलत आदतों की है। खाने के टाइम सोना, सोने के टाइम बाहर घूमना, क्या है ये सब राधा? आपके ही लाड प्यार ने उसे सर चढ़ा रखा है, विजय ने कहा। ऐसी बात नहीं है, वो अपनी आदतें बदल तो रहा है, राधा ने अक्षत के बचाव में कहा। विजय बहस करता उससे पहले ही मीरा ने कहा, अंकल वो उनके सर में दर्द था इसीलिए वो दवा खाकर सोए हैं, हमने ही दी थी। मीरा ने पहली बार झूठ बोला था शायद। जैसे ही नजर राधा से मिली तो मीरा नीचे देखने लगी। विजय का गुस्सा छू हो गया और उन्होंने कहा, राधा उसे बाद में उठने पर खाना खिला देना और ज्यादा परेशानी हो तो कहना डॉक्टर से मिल ले। राधा ने कहा और सबको खाना परोसने लगी। सबने खाना शुरू किया। खाते हुए अर्जुन ने कहा, पापा मैं सोच रहा था क्यों ना इस संडे फैमिली पिकनिक पर जाया जाए, बहुत दिन हो गए हैं हम सब घूमने नहीं गए। आइडिया तो अच्छा है, क्यों राधा तुम्हारा क्या कहना है? विजय ने कहा। जैसा आप सबको ठीक लगे, राधा ने कहा। ये पिकनिक पर कहाँ जाएंगे भैया? निधि ने एक्साइटेड होकर कहा। कल सुबह तक बता दूंगा, अब खाना खाओ आराम से, अर्जुन ने कहा तो निधि खुशी खुशी खाना खाने लगी। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों की ओर चले गए। मीरा राधा की मदद करने किचन में आ गई और सभी धोए हुए बर्तन रॉ में जमाने लगी। मीरा को काम करते देखकर राधा ने कहा, तुमने बाहर झूठ क्यों बोला? मीरा पलटी और कहा, आप क्या जादू जानती हैं? नहीं, राधा ने हैरानी से कहा। फिर आप हर बात कैसे जान लेती है? मीरा ने मासूमियत से कहा। राधा हंसने लगी और कहा, क्योंकि तुम जब झूठ बोलती हो तो तुम्हारी आंखें घूमने लगती हैं, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। आप हमारी माँ को कैसे जानती है? मीरा ने हैरान होकर कहा, जबकि उसने तो कभी किसी के सामने अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था।
मीरा की बात सुनकर राधा एक पल के लिए सकपकाई और फिर कहा, मेरा मतलब इतनी खूबसूरत आंखें तुम्हें अपनी माँ से ही मिली होंगी। बेटियां माँ पर ही तो जाती हैं, इसीलिए अंदाजा लगाया। ओह हाँ, मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, हमसे भी ज्यादा, और उनकी काली आंखें बहुत गहरी थी, मीरा ने सोचते हुए कहा। वो तो तुम्हें देखकर ही लगता है कि वो कितनी खूबसूरत रही होंगी। अब ये बताओ, बाहर सबके सामने झूठ क्यों कहा तुमने? राधा ने बात बदलते हुए कहा। वो अंकल इस तरह नाराज हो रहे थे, इसीलिए। वैसे भी अगर किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल बड़ी सयानी हो गई हो, राधा ने कहा और फिर काम में लग गई। मीरा ने सभी बर्तन रॉ में जमा दिए। जाने लगी तो राधा ने रोकते हुए कहा, मीरा, ये खाना अक्षत के लिए ले जाओगी प्लीज? जी, मीरा ने कहा और खाने की प्लेट लेकर ऊपर चली आई। अक्षत अभी तक सो ही रहा था। मीरा ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और अक्षत को उठाने के बारे में सोचने लगी। निधि अपने कमरे में कपड़ों को फैला के बैठी थी। 2 दिन बाद ही संडे जो था। निधि को घूमना फिरना बहुत पसंद था, बस इसीलिए वो अपने लिए कपड़े देख रही थी। उधर अर्जुन अपने कमरे में बैठा पिकनिक के लिए कोई अच्छी लोकेशन ढूंढ रहा था और बेचारी मीरा उस सोए हुए शेर को जगाने का सोच रही थी। मीरा ने धीरे से अक्षत की कंबल को उठाया तो अक्षत ने कसकसा कर कंबल वापस खींच ली। उसे उठाना मीरा के लिए और मुश्किल हो गया। उसने मरी हुई सी आवाज में कहा, अक्षत जी, खाना। लेकिन अक्षत तो जैसे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। उसने ना मीरा की आवाज सुनी, ना ही उसकी मौजूदगी महसूस की। अब इन्हें कैसे उठाए, मीरा ने मन ही मन कहा और फिर कुछ सोचकर अपना हाथ अक्षत के कंधे की ओर बढ़ाया। अक्षत को छूते हुए मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अक्षत के कंधे को छुआ और थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। इस बार अक्षत जाग गया। उसने देखा मीरा खड़ी है तो उठकर तुरंत बैठ गया और कहा, तुम यहाँ? वो आंटी ने आपके लिए खाना भिजवाया है, आप नीचे नहीं आए थे ना, इसलिए, मीरा ने धीरे से कहा। कहकर अक्षत उठा और वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। मुंह धोया, हाथ धोया और वापस आकर बैठ गया। मीरा ने प्लेट उसके सामने रख दी और जैसे ही जाने लगी अक्षत ने कहा, तुमने खा लिया? जी, मीरा ने पलटकर धीरे से कहा। तुम क्या हमेशा ऐसे ही बात करती हो? जी हाँ, हम, वगैरह वगैरह। बोर नहीं हो जाती ऐसे बात करते करते? अक्षत ने कहा। ये हमारे घर की तहजीब है, हम बचपन से ही ऐसे बात करते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। अजीब तेजिब है, अक्षत ने निवाला तोड़ते हुए कहा। तेजिब नहीं, तहजीब मतलब शिष्टाचार, मीरा ने कहा। मैंने पूछा तुमसे? अक्षत ने घूर कर देखते हुए कहा। सड़ू, मीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा और वहां से चली गई। अक्षत खाना खाने लगा। खाना खाकर वो अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर गिर गया। नींद से आंखें फिर मूंदने लगी थी। सुबह नाश्ते के लिए अक्षत सभी के साथ मौजूद था। आज की चाय दादाजी के कहने पर मीरा ने ही बनाई थी। मीरा ने अक्षत को छोड़कर सबको चाय दी। जैसे ही वो वापस जाने लगी, अक्षत ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, माँ, मुझे 1 कप चाय चाहिए। अक्षत के मुंह से चाय का नाम सुनकर मीरा पलटी और बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे। अर्जुन ने तो पूछ भी लिया, चाय? और तुम कब से? किसी ने कहा था अदरक वाली चाय कॉफी से बेहतर होती है, बस इसीलिए ट्राई करके देख रहा हूँ, अक्षत ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। मीरा ने अक्षत को देखकर मन ही मन कहा, ओ, तो इन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी। मीरा जी, 1 कप चाय? अक्षत ने उसे खोया हुआ देखकर कहा। मीरा किचन में चली गई। उसके जाते ही निधि ने अक्षत से कहा, भाई, सच कहा है उस कहने वाले ने, चाय इज बेटर देन कॉफी। मीरा को भी चाय बहुत पसंद है और वो चाय बनाती भी बहुत अच्छी है। अक्षत ने निधि की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उसकी नजरें तो किचन के दरवाजे की ओर थी। मीरा ने अक्षत के लिए चाय बनाई और उसे अक्षत का व्यवहार अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चाय उबाली और कप में छानकर बाहर ले आई।
उसने कप अक्षत की ओर बढ़ा दिया और शक भरी नजरों से उसे देखने लगी कि आखिर इसके दिमाग में अब क्या खिचड़ी पक रही है। अक्षत ने एक घूंट पिया और मुस्कुराने लगा। अर्जुन और निधि उसे ही देख रहे थे और उसके रिएक्शन के इंतजार में थे। जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला तो निधि ने कहा, भाई बताओ ना कैसी लगी। अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा, बहुत अच्छी है। ये लाओ 1000 रुपए, निधि ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने जेब से 1000 रुपए निकाले और मायूसी से निधि की ओर बढ़ा दिए। निधि ने अर्जुन से शर्त लगाई थी कि अक्षत को मीरा की बनाई चाय पसंद आएगी और वो ये शर्त जीत गई। मीरा नाश्ता करने के लिए आकर बिल्कुल अक्षत के सामने ही बैठ गई। अक्षत की नजरें बस उसके मासूम से चेहरे पर जम गई हो, जैसे वो एक टक मीरा को देखता रहा और मीरा उससे बेखबर गर्दन झुकाकर अपना नाश्ता करती रही। जब तक अक्षत ने चाय खत्म की तब तक उसकी नजरें बस मीरा पर ही थी और इस बीच उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई। सभी नाश्ता करने में लगे हुए थे, लेकिन सामने बैठी राधा ने जब अक्षत को देखा तो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। नाश्ता करने के बाद मीरा और निधि उठकर अपना अपना बैग लाने ऊपर चली गई। अर्जुन भी उठा और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। मीरा और निधि जैसे ही नीचे आई, अक्षत ने मीरा को रोकते हुए कहा, मीरा जी, कितना अजीब है ये लड़का, कभी इतना बदतमीज और कभी इतना इज्जत से। उफ। मीरा बड़बड़ाते हुए अक्षत की ओर पलटी और कहा, जी कहिए। चाय अच्छी बना लेती हैं आप, अगर चीनी डालेंगी तो और भी अच्छी बनेगी। अक्षत ने बिना किसी भाव के मीरा को देखते हुए कहा। मीरा ने अपना सर पीट लिया। इसे याद आया अक्षत की चाय में चीनी डालना तो वो भूल ही गई थी। उसने अक्षत की ओर देखा और कहा, वो हम चीनी डालना। अक्षत बिना उसकी बात पूरी सुने वहां से चला गया। मीरा एक बार फिर झुंझला उठी और बड़बड़ाते हुए जाने लगी। आखिर क्या समझता है खुद को, इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है कि किसी की पूरी बात ही ना सुनो। बड़े आए, मान लिया चीनी डालना भूल गए तो क्या पीना जरूरी था, कह भी तो सकते थे, पर नहीं, इनको तो अपना एटीट्यूड दिखाना है। अगर चीनी भूले भी हैं तो इनकी वजह से ही भूले होंगे, वक्त बेवक्त हमारे दिमाग में जो सवार रहते हैं।